आज हम बात करेंगे कि जो नए स्टूडेंट हैं वो टीजीटी की तैयारी कैसे करें, यूपी टीजीटी की। तो यूपी टीजीटी क्या होता है? ये एक प्रकार के शिक्षक होते हैं जिनका नाम होता है क्या, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। इसमें क्या होता है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, और ग्रेजुएशन बीएड होने जब आपके पास होता है तो आप क्या कर सकते हैं, टीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यूपी टीजीटी में। तो बात आई कि यूपी टीजीटी की तैयारी कैसे की जाए। तो अभी तक क्या था कि यूपी टीजीटी में केवल और केवल आपका विषय आ रहा था 125 नंबर का, जिसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं था, कुछ नहीं था। ठीक है, लेकिन जो अब यूपी टीजीटी होगी इसमें जीएस आएगी। क्या आएगी? जीएस आएगी। तो बात यह है कि जो जीएस आएगी वो एलटी ग्रेड की तरह होगी। ठीक है, तो एलटी ग्रेड में और टीजीटी में अंतर यह होता है कि एलटी ग्रेड के जो विद्यालय होते हैं वो पूर्णतः राजकीय होते हैं, और जो टीजीटी होता है ये अर्ध राजकीय, इनको एडेड विद्यालय भी कहते हैं, जहां पे प्रबंधक होते हैं। तो अब आप बात आई कि इसकी तैयारी कैसे करी जाए। तो इसमें एक तो आपका विषय आएगा और जीएस आएगी। रेशो लगभग वही रहेगा, वो 80 या 20 भी हो सकता है। आपका विषय जो है वो 80 नंबर का हो सकता है, और जीएस 20% भी आ सकती है। या ये भी हो सकता है कि आपका 70% सब्जेक्ट रहे, 30% आपका जीएस रहे। ठीक है, वो जो भी रहेगा, कुल मिला के चाहे एलटी ग्रेड हो या टीजीटी हो, या महत्वपूर्ण भूमिका जो रहती है वो विषय की रहती है। तो अब हम बात करेंगे कि आखिरकार अपने विषय को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए टीजीटी के। अब विषय तो देखो कोई भी हो सकता है, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, एसएसटी हो, वाणिज्य हो, कला हो, संगीत हो, गृह विज्ञान हो, कुछ भी हो। यह रणनीति आपकी हर विषय पर लागू होगी, क्योंकि जहां पे सब्जेक्ट और वो भी टीचर, आप टीचर बनने जा रहे हैं सब्जेक्ट के, तो ऐसी स्थिति में क्या है, सब्जेक्ट पे डीप पकड़ होनी चाहिए। क्योंकि अभी तक वो जीएस नहीं पूछ रहा था, तो क्या था, पेपर जो था डीप तरीके से पूछ रहा था। क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, तो ये तो उम्मीद मत करिए कि पेपर हल्का रहेगा, पेपर जो है हार्ड ही रहेगा। तो बात ये आई कि जो नए स्टूडेंट हैं टीजीटी के लिए, या जो तैयारी कर रहे हैं, तो वो कैसे करके तैयारी करें, क्या करें। तो उनको 3 स्तर में अपनी तैयारी करना पड़ेगी। जो नए टीजीटी के स्टूडेंट हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, यानी 3 लेवल में उनको तैयारी करना पड़ेगी। पहले लेवल में क्या करना है कि उनका जो भी विषय है, चाहे वो साइंस है, या आपका कला है, या हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, उर्दू है, कोई भी सब्जेक्ट है, तो उस विषय की उसकी भाषा को समझना पड़ेगा। यानी उस विषय की सबसे पहले भाषा तैयार करिए। यही तो होता है सीटेट में। और होता क्या है कि भाषा इतनी टफ होती है, कई बार तो सीटेट के क्वेश्चन का अर्थ ही समझ में नहीं आता। ठीक ऐसा ही हिसाब जो है अन्य विषयों के एग्जाम के साथ भी है, क्योंकि जो भी विषय होता है, मान चलिए अंग्रेजी है तो वो अंग्रेजी भाषा में होगा, संस्कृत है तो वो संस्कृत भाषा में होगी, विज्ञान है तो वो हिंदी या अंग्रेजी में होगी। तो आप जिस विषय से भी टीजीटी बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो आपके विषय की भाषा है, उस भाषा पे अपना ग्रिप बनाइए, उस भाषा पे अपना कमांड बनाइए, क्योंकि सारा खेल भाषा का है। कहते हैं ना, कुछ ईंटें ऐसी होती हैं जो दिखाई नहीं देती, और सारी की सारी बिल्डिंग जो है उन्हीं पर खड़ी होती है। तो पहला काम आपको क्या करना है, अपने विषय की भाषा की क्या करना है, अच्छी समझ रखनी है, ताकि आप जब रीडिंग करें और अपने विषय को पढ़ें तो भाषा के माध्यम से उस विषय को समझ सकें। पहला काम आपको यह करना है। दूसरा, और एक चीज और बताऊं, जब आप तैयारी शुरू करेंगे टीजीटी की, तो अभी क्वेश्चन पेपरों को और थोड़ा सा टीजीटी के सिलेबस को दूर रखना है, नहीं तो मजा खराब हो जाएगा। तो पहला काम क्या करना है, अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको टीजीटी देना है। बस ये सोचिए कि आपका जो भी विषय है इसके बारे में आपको जानना है। तो उस क्रम में सबसे पहले आपको विषय की भाषा अच्छी करना पड़ेगी। जैसे मेरा संस्कृत विषय है तो मुझे संस्कृत आनी चाहिए, मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट है तो मुझे इंग्लिश आनी चाहिए, उर्दू है तो उर्दू आनी चाहिए, और किसी के पास एसएसटी है तो भी उसकी हिंदी की अच्छी पकड़ होना चाहिए। पता लगा एसएसटी में कुछ कठिन शब्द आ गए, अब वो फंस गया, इनका मतलब ही नहीं पता है क्या है, अपक्षय हो गया, अपर्दन हो गए, कई ऐसे शब्द होते हैं कि जिनका अपनी एक अलग ही वोकैबुलरी होती है। तो आपको विषय की समझ। दूसरा, विषय की भूमिका या उत्पत्ति की थोड़े बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी विषय है आपने डायरेक्ट चोट मार दी। फॉर एग्जांपल, कोई स्टूडेंट जो एसएसटी की तैयारी कर रहा है, एसएसटी का एक सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, अब वो ज्योग्राफी पढ़ रहा है, तो पहले उसे विषय की भूमिका को समझना चाहिए। विषय की भूमिका क्या होती है
कि आखिरकार ज्योग्राफी की उत्पत्ति कैसे हुई, विषय की उत्पत्ति कैसे हुई। तो प्राचीन काल में जो लोग थे उन्हें घूमने का बहुत शौक था, वो घूमना चाहते थे। जब टॉलमी ने लेख लिखना शुरू करे थे, अनजान भूमि, ऐसी भूमियां हैं जहाँ बहुत सी नदियां हैं, बहुत सी खेती है, बहुत सा सोना है, जमीनें पड़ी हुई हैं, सोने और हीरे की खदानें हैं। तो लोग उत्सुक हुए जाने के लिए। जाने में प्रॉब्लम जो आ रही थी, रास्ता ही नहीं पता था। नक्शे बनाए गए, धीरे धीरे ज्योग्राफी की ग्रंथ लिखे गए। तो सबसे पहले जो आपका विषय है, आपको उसकी भूमिका पता होनी चाहिए। जैसे किसी का हिंदी विषय है तो उसे पता होना चाहिए कि भारत में पहले संस्कृत थी, फिर आर्य लोग इंडिया में आए, फिर आर्यों ने क्या करा, अपना पाला अलग बना लिया। फिर संस्कृत से क्या बनी, पाली बनी, पाली से क्या बनी, प्राकृत बनी, प्राकृत से क्या बनी, अपभ्रंश बनी, अपभ्रंश से क्या बनी, आपकी हिंदी बनी। तो इस तरीके से आपको अपने विषय की भूमिका पे थोड़ी सी कमांड करनी पड़ेगी और उत्पत्ति पे, आखिरकार आपके विषय की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे केमिस्ट्री, जिसका अर्थ क्या, काली मिट्टी, तो थोड़ा सा केमिस्ट्री का बैकग्राउंड तो पता हो कि आखिरकार रसायन विज्ञान की खोज कहां से हुई, रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कहां से हुई। ठीक है, तो आपको पहला काम क्या करना है, भाषा की समझ करना है। दूसरा काम, आपको अपने विषय की भूमिका, अगर आपको अपने विषय की भूमिका समझ में आ गई तो आपको अपने विषय का कैरेक्टर समझ में आ जाएगा, उसका पूरा हिसाब किताब समझ में आ जाएगा और फिर वो आपके माइंड में बैठ जाएगा, जिसको आप मरते दम तक भूलोगे ही नहीं। 98% लोग यही गलती करते हैं, जब वो टीजीटी तैयारी शुरू करते हैं वो सीधे क्या करते हैं, टीजीटी का सिलेबस निकालते हैं और तैयारी शुरू कर देते हैं। और ये बात वो भी जानते हैं कि 30 से 40% ऐसे क्वेश्चन आते हैं किसमें, टीजीटी में, जो आपका सिलेक्शन कराते हैं, जो ना तो किसी गैस पेपर में मिलते हैं, ना किसी नोट्स में मिलते हैं, ना किसी मॉडल पेपर में मिलते हैं, ना किसी कोचिंग सेंटर में मिलते हैं, ना किसी किताब में मिलते हैं। वो आपकी समझ पर डिपेंड करते हैं, वो उसकी भूमिका पर होते हैं। किस पे होते हैं, भूमिका पर होते हैं। तो इस तरीके से ये मैं जो चीज आपको बताया जा रहा है ना, कि मान के चलिए आपका जो 30 से 40% विशिष्ट क्वेश्चन जो आपका सिलेक्शन करवाते हैं, क्या करवाते हैं, विशिष्ट क्वेश्चन, वो यहीं से आते हैं। तो दूसरा काम आपने क्या करा, विषय की भूमिका समझी, बड़ा रोचक होती है। अब जैसे साइकोलॉजी है, अगर आप साइकोलॉजी की भूमिका समझें तो कितना अच्छा लगता है कि पहले जो अपराधी थे तो समझ में नहीं आता था कौन अपराधी है, तो एक मोटा सा अनुमान लगाया कि जिनके सर बड़े हैं, शरीर गठीला है, वो अपराधी हैं। तो इसी तरीके से धीरे धीरे विषयों की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। इसके बाद तीसरे नंबर पे आपको विषय का फाउंडर पता होना चाहिए, वो कौन से लोग हैं जो उस विषय में मील के पत्थर साबित हुए। जैसे आप देखो ज्योग्राफी में हैकेटियस हो गए, अलेक्जेंडर बान हम्बोल्ट हो गए, ये कौन हैं, ये फादर हैं किसके, ज्योग्राफी के। और भी बहुत से फाउंडर हैं जिन्होंने उसको सींचा है। तो इस तरीके से आपको अपने विषय के फाउंडर पता होना चाहिए। हिंदी के फाउंडर अलग हैं, संस्कृत के अलग हैं, एसएसटी में पॉलिटी के अलग हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने विषय के फाउंडर भी पता होना चाहिए, पिता होना चाहिए, और वो लोग जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है किसमें, विषय में। जैसे कोई कला पढ़ रहा है, सौंदर्य शास्त्र पढ़ रहा है, तो वो जानता ही जानता है, भरत मुनि को जानता है, रविंद्रनाथ ठाकुर को जानता है। तो उस तरीके से आपको क्या करना है, विषय के फाउंडर के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद आपको अपने विषय का पूरा फील्ड पता होना चाहिए, वो भी केवल हेडिंग में। मैं ये नहीं कह रहा नोट्स बनाना है, मतलब शुरू से लेकर आखिर तक का क्या फील्ड है। जैसे ज्योग्राफी जो है, देखो तो एक जैव मंडल हो गया, एक जल मंडल हो गया, एक वायुमंडल हो गया, एक स्थल मंडल हो गया, यही तो इसका फील्ड है। ठीक है, अब जो वायुमंडल है उसमें पूरा ब्रह्मांड, पूरी आकाशगंगा सब आ गए। जो जल मंडल है सारा पानी का एरिया आ गया, जो जैव मंडल है उसमें तीनों एरिया आ गए, और जो स्थल मंडल है उस पर जमीन आ गई। तो ये आपका पूरा क्या है, विषय का फील्ड है। और दूसरे प्रकार से क्या है, आपका निरावंश भूगोल हो गया, गणितीय भूगोल हो गया, 40-42 शाखाओं के साथ है। तो आपको मोटे तौर पर पता होना चाहिए कि आखिरकार आपका विषय कहां से कहां तक फैला है। आपको पहले स्टेज में क्या करना है, भाषा की समझ बनानी है थोड़ी, इसके बाद विषय की भूमिका को तैयार करना है, फिर विषय के फाउंडरों के बारे में पढ़ना है, और विषय का जो भी फील्ड है, जो भी क्षेत्र है, उसके बारे में पता हो। इससे आपको क्या पता लगेगा कि आपको पूर्णतः 100% ये पता लग जाएगा कि विषय यहां से शुरू हुआ है, यहां पे खत्म हुआ है। जैसे हिंदी है, तो हिंदी का क्या फील्ड है, पहला फील्ड है हिंदी साहित्य का इतिहास। अब हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या है, आदिकाल हो गया, भक्ति काल हो गया, रीति काल हो गया, आधुनिक काल हो गया। दूसरा हिस्सा क्या है, काव्य शास्त्र है। तीसरा हिस्सा क्या है, हिंदी व्याकरण है। उसी हिंदी व्याकरण है तो आपने मोटे तौर पे क्या देखा, एक तो हिंदी साहित्य का इतिहास आ गया, एक आपका काव्य शास्त्र आ गया, एक हिंदी व्याकरण हो गई, लो जी हिंदी खत्म। तो ये किसका क्या है, फील्ड है। ऐसे इतिहास है, इतिहास का फील्ड क्या है, प्राचीन इतिहास हो गया,
मध्य इतिहास हो गया, आधुनिक इतिहास हो गया। तो ये फील्ड है। अब कोई कहेगा सर जी वो वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, तो बेटा वर्ल्ड हिस्ट्री जो है प्राचीन काल में भी चल रही थी, मध्य काल में भी चल रही थी और आधुनिक काल में चल रही थी। इन तीनों कालों के अंदर तीनों हिस्ट्री समाहित हो जाती हैं। और इसके बाद आपको क्या करना है, ये हो गया आपका, ठीक है। तो आपको पूर्णतः 100% में स्थिति पता लग जाएगी क्या है क्या नहीं है, और आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, यानी रोचकता, रुचि आने लगेगी अपने विषय में। जब आपको उनके फाउंडर के बारे में पता लगेगा, उनकी भूमिका के बारे में पता लगेगा कैसे क्या है, तो अपने आप ही एक रिश्ता, एक बॉन्ड बनेगा आपका अपने विषय के साथ में। और इसके बाद क्या होगा कि अब बात आई कि ये सर हम पढ़ेंगे कहाँ से, तो बेटा इसके लिए संदर्भ ग्रंथ भी आते हैं और क्या आती हैं, भूमिकाएं होती हैं। जो भी विषय की पुस्तक होती है उसके शुरू के पेजों में भूमिका रहती है। अगर कोई व्यक्ति संस्कृत से टीजीटी देना चाहता है तो हर ग्रंथ के आगे उसकी भूमिका लिखी हुई है। तो ये चीज़ जो है आपको 1 2 3 4 ये आपको संदर्भ ग्रंथ से ही मिल सकती हैं, और जो किताबें होती हैं यूजी पीजी की उसकी भूमिका से मिल सकती हैं। और पूरा फील्ड जानना है तो जो स्पेक्ट्रम हो गए और आपका यूनिक पब्लिकेशन हो गया, जो सिविल सेवा में कुछ प्रकार की किताबें चलती हैं अच्छे प्रकाशनों की, या पीजी स्तर पे जो किताबें हैं, तो उसमें उसका आपका पूरा फील्ड पता लग जाएगा। जैसे हिंदी में आप देखिए, आप कहें कि हिंदी का पूरा फील्ड क्या है, तो आप क्या कर सकते हो, बहुत आसानी से आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक, फिर काव्य शास्त्र में काव्य के गुण, काव्य के दोष, कुल मिला के पूरी चीज का आप क्या कर सकते हो, हेडिंग में एक जगह व्यवस्थित कर सकते हो। अब क्या हुआ कि आपने पहले स्टेज में आपको भाषा की समझ हो गई, भूमिका पता लग गई, आपको विषय के फाउंडर पता लग गए। इसका मतलब यह है कि आप विषय से जुड़ गए। ठीक वैसे ही जब आप हॉर्स राइडिंग सीखते हो तो जो आपका ट्रेनर होता है वो क्या कहता है, वो एकदम आपको घोड़े के ऊपर नहीं चढ़ा देता, वो पहले आपको एक फ्रूट देता है, ठीक है, कोई भी फ्रूट देता है, कहता है घोड़े को खिलाओ, फिर घोड़े को थोड़ा सा, मतलब उसको ये लगना चाहिए कि हाँ ये बंदा जो है हम इसको थोड़ा बहुत समझते हैं। तो जब आप घोड़े को समझते हो, घोड़ा आपको समझता है, आप उसकी थोड़ी केयर करते हो, तब वो कहीं आपको राइडिंग करने देता है। कहने का मतलब ये है एकदम आप जो है वो किसी भी चीज में नहीं उलझ सकते, पहले उससे थोड़ा सा जुड़ना पड़ता है। अब विद्यालय में भी पढ़ाते हैं तो बच्चों से कोई काम करवाना होता है, होमवर्क करवाना होता है, कुछ भी, तो थोड़ा तो उनके मन की बात करनी पड़ती है ताकि वो आपसे खुश रहें, तभी अपना होमवर्क सही से कर पाएं। एकदम किसी से उलझा नहीं जाता है। तो यहां पे क्या होता है कि आप जो हो संदर्भ ग्रंथों के माध्यम से क्लियर कर सकते हो, और क्या होगा, आपका बेस बन जाएगा। आपका क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। कोई भी विषय हुआ उसमें आपका क्या बनेगा, बेस बनेगा। जैसे आपका सब्जेक्ट है कला, तो कला में आप पढ़ोगे यूरोप की प्राचीन कला, वर्ल्ड की कला, एशिया की कला, भारत की कला, पुरातात्विक कलाएं। तो इस तरीके से आप जो हैं कि जैसे गुफाओं में जहाँ पे मिली थी तो पता लगेगा। अब एक यहाँ खास बात ये होगी कि जब आप इतना काम कर लोगे, करने के बाद क्या होगा, आपको दूसरे स्टेज पर आना है। दूसरे स्टेज में आपको टीजीटी का अपने विषय का सिलेबस निकालना है, ठीक है, सिलेबस निकाल लो, ठीक है, सिलेबस निकालना है। और सिलेबस निकालने के बाद आपके पास पूर्ण सिलेबस है अपने विषय का। अब आप ये देखो कि जो आपके पास ये पूरा सिलेबस है किसका, अपने विषय का, यहां से लेकर यहां तक, तो इसमें टीजीटी का सिलेबस कितना है, तो आपको पता लगेगा कि केवल 40% सिलेबस जो है वो टीजीटी का है। और ये आपका क्या है, विषय, ठीक है। वेन डायग्राम बनाना चाहिए था मुझे, ये हो गया वेन डायग्राम। तो ये आपका विषय का पूरा सिलेबस है, और उसके अंदर जो 40% है वो क्या है, सिलेबस है। तो यहाँ पे एक बात क्या होगी कि आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आप टीजीटी का क्या देखते हो, सिलेबस देखते हो, तो आप डर जाते हो, आप टेंशन में आ जाते हो। लेकिन जब आप पूरे विषय को अच्छे से समझे रखे होगे, और जब इसके बाद आप टीजीटी का सिलेबस देखोगे, तो आपको लगेगा कि ये मात्र कितना है, 40% है, तो आपको सुकून मिलेगा। जैसे वो एक कहानी थी ना, तो उसमें क्या होता है कि एक रोटी बनाने वाला जो है वो अपनी रोटी को दाम बढ़ाना चाहता है, तो बड़ा टेंशन में कि अगर एकदम दाम बढ़ा दिया लोग राजा के पास पहुंच जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो पहले ही राजा के पास चला जाता है और कहता है, महाराज मुझको रोटी जो है जो मैं 5 की बेच रहा हूं वो मुझको 10 की बेचना है, आप परमिशन दे दो। तो राजा कहता है, नहीं, तुम 10 की नहीं, तुम 30 की बेचोगे। भाई रोटी वाला तो घबरा जाता है कि ये क्या आफत है, क्योंकि राजा का हुक्म था। तो राजा ने कहा, नहीं, तुम 5 की नहीं, सीधे 30 की बेचोगे। उसने ऐसा ही करा। अगले दिन रोटी जो है 30 की बेची। तो जितनी भीड़ थी, लोग थे, वो सब राजा के पास पहुंच गए। राजा बोला, चलाया जाएगा उससे मुकदमा, बुलाओ उसे कटघरे में। तो भाई बुलाया गया रोटी वाले को। रोटी वाला तो घबरा गया, वो कुछ मसला समझ ही नहीं पा रहा था आखिरकार हो क्या रहा है। तब राजा ने कहा, हाँ भाई प्रॉब्लम क्या है। लोगों ने बताया कि ये रोटी जो है 30 रुपए की दे रहा है। तब राजा ने कहा, रोटी वाले, अब तुझको रोटी जो है 30 की ज्यादा महंगी है, तुम 30 की नहीं, तुम आधे की दोगे, मतलब 15 की दोगे।
लोग खुश हो गए, बोले राजा तो बहुत अच्छा है। और राजा ने रोटी कितने की कर दी? 30 से सीधे 15 की। और वो पहले बेचना कितने की चाह रहा था? 10 रुपए की। तो ये एक साइकोलॉजी है, ये ऐसी साइकोलॉजी है कि अगर लोगों को पहले ही कहते कि 10 की तो उनको बहुत गलत लगता, बड़े हुए हैं। लेकिन जब उन्हें बताया गया कि रोटी 30 की है और फिर उसकी आधी करी गई, तो एक साइकोलॉजिकल तरीके से क्या हुआ, आपको अच्छा लगा, लोगों को अच्छा लगा। ठीक वैसे ही जैसे किसी काम में आधा घंटा लेट होने वाला है और आप किसी से कह दो कि आधे घंटे का समय लगेगा, वो आदमी भड़क जाएगा। लेकिन आप उसके साथ एक साइकोलॉजी खेलना कि भाई 2 घंटे का समय लगेगा, ऐसा तत्काल बोल देना, देखना वो चिल्ला पड़ेगा या गुस्सा हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। और जस्ट 2 मिनट बाद आके कह देना कि भाई नहीं रुको, बस आधा ही घंटा लगेगा, तो वो एकदम खुश हो जाएगा। क्योंकि पहले वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसको 2 घंटे लगेंगे, लेकिन अब उसको संतुष्टि मिल गई कि चलो मेरा आधे घंटे में काम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको भी संतुष्टि मिलेगी कि जो 100% पूरे विषय का सिलेबस है उसमें से आपको केवल 40 से 50% ही पढ़ना है। रियर केस में 50-40% ही पढ़ना है। ठीक है। और इसके अलावा जो ऐसे मैंने बताया था कि टीजीटी में होता क्या है, 80-90 नंबर तो सभी लोग ले आते हैं, लेकिन जो मेन सिलेक्शन होता है वो कितने नंबर पे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं 30 से 35 या 40 क्वेश्चन होते हैं जो आपको सिलेक्ट करवाते हैं। वो 30 से 40 क्वेश्चन भी यहीं से मिलेंगे। और वो कहां से मिलेंगे? संदर्भ ग्रंथों से मिलेंगे, विषय की भूमिका से मिलेंगे, विषय की उत्पत्ति से मिलेंगे, फाउंडर से मिलेंगे। ठीक है। अब आपने क्या करा, टीजीटी का सिलेबस निकाल लिया। सिलेबस निकालने के बाद आपने देखा सिलेबस कितना है, क्लियर हो गया। अब इसी के साथ में टीजीटी के पुराने साल के पेपर निकालना है। यहां आपको बहुत ज्यादा खिचड़ी नहीं करना है एलटी की तरह, यहां केवल और केवल आपको टीजीटी के पेपर ही चाहिए, टीजीटी के अलावा किसी और के पेपर नहीं चाहिए। तो आपको टीजीटी के पेपर निकालना है और निकालने के बाद अपने सिलेबस को क्या करना है, मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई करने में आप ये देखोगे कि आखिरकार ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो जिनसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है टीजीटी के तो बहुत हुए हैं, आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो जो बहुत ही मॉक टेस्ट जो बहुत हुए हैं, तो आप उनसे आसानी से पता लगा सकते हो कि भाई जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन किस टॉपिक से कितने आ रहे हैं या कितने अधिक क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये आपको पहली चीज पता लग जाएगी कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। और दूसरी बात, आपको यह भी पता लगेगा कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है और कौन सा टॉपिक मजबूत है। अब आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना, जो यहां से क्वेश्चन अधिक आ रहे हैं और जो आपका वीक है वो आप पहले राउंड में तैयार करेंगे और उसके आधार पर नोट्स बनाएंगे। नोट्स भी पूरे नहीं बनाना है, 50 से 60% ही नोट्स बनाना है। जैसे हर टॉपिक में 50 से 60% नोट्स बनाना है। और इसके बाद पुनः आप क्या करेंगे, ओल्ड क्वेश्चन पेपर लगाएंगे टीजीटी के जो क्वेश्चन बिगड़े हुए थे। ठीक है। तो इस प्रकार से आप दोबारा से क्वेश्चन लगाएंगे और उन पेपरों के अकॉर्डिंग ही आप नोट्स बनाएंगे, तो आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। अब आपके नोट्स तैयार हो चुके हैं, क्या वो तैयार है? जी नहीं, अभी भी थोड़ा सा अपडेट करना बाकी है। अब क्या करेंगे, नंबर पॉइंट आप रिवीजन करेंगे। और रिवीजन क्या करेंगे कि जैसे आप कोई भी एक टॉपिक ले लेंगे, जैसे आपने ले लिया भक्ति काल, क्या ले लिया, भक्ति काल, हिंदी का एक टॉपिक ले लिया भक्ति काल। अब आप क्या करेंगे कि भक्ति काल में क्या करेंगे, आप उसके पुराने साल के क्वेश्चन देखेंगे कि अब तक 10 साल के पेपरों में पुराने साल के कैसे कैसे क्वेश्चन आए। और देखो कि जो आप मटेरियल बनाए हो, नोट्स बनाए हो, वो आपके सटीक है नहीं है, तो आप पाओगे आपका सटीक है। और अगर कहीं पे कोई कमी रहेगी तो आप मटेरियल वहां पे ऐड कर दोगे और जो 10 साल में भक्ति काल संबंधित क्वेश्चन आए हैं ये भी उस नोट्स में ऐड कर दोगे। और ऐड करने के बाद उसका एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स बनाओगे और इस तरीके से आप अपने विषय की अच्छे से तैयारी कर सकते हो। यही वो तरीका है कि अच्छे से अच्छे नंबर, और यूं कहें तो पहली बार में ही आप चाहो तो टीजीटी में सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है। और तैयारी करते रहिए, अगली जो भर्ती देखने को मिलेगी हो सकता है टीजीटी की ही देखने को मिले। प्रोसेस चल रहा है। और अगर टीजीटी की संबंधित कोई प्रॉब्लम है, आपको किसी विषय में प्रॉब्लम है, किसी को सिलेबस समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी समस्या का समाधान कर देंगे।